सुनियोजित रूप से संचालित कर रहे हमारे पार्टी के संयोजक महेश अगरिया जी, हितेश भाई लाट जी, धर्मेश भाई चौहान जी, और यहाँ उपस्थित नहीं है किंतु दीव में संपूर्ण रूप से इसका जिम्मा संभाले हुए ऐसे किरीट भाई वाजा जी, स्वराज्य संस्था के अध्यक्ष चुने हुए जनप्रतिनिधि और सभागार में उपस्थित इस कॉलेज के छात्र और छात्राएं। बजट ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। बजट पर चर्चा और बजट डिक्लेयर करने से पहले चर्चा, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हाल ही में गुजरात में चुनाव संपन्न हुआ। गुजरात की प्रजा जो व्यापारी प्रजा गिनी जाती है, यानी गुजरात का चुनाव एक तरीके से बजट का मैंडेट कहा जाता है। जो परिणाम आता है वो बजट के मैंडेट के स्वरूप में आता है। इस चुनाव में विरोध पक्ष के अन्य पार्टियां भी थी, जिन्होंने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, ये सभी को भ्रमित करने के लिए अलग अलग विषय रखे थे। उन्होंने किसानों को बताया कि हम आपको मुफ्त में सभी आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को भ्रमित किया था कि हम आपको जॉब कार्ड देंगे और पास होते ही आपको हर महीने जॉब नहीं मिला तो मुफ्त में 5,000 का पगार देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, है ना। हर चीज मुफ्त में बांटने की बात की थी। पैसा कहां से आएगा कभी बात नहीं की, लेकिन पैसा कहां व्यर्थ हो जाएगा ये सभी बातें। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात की जनता व्यापारी जनता है, बहुत ही समझू। इन्होंने समझ लिया कि ये खाली पैसा व्यर्थ करने की बात कर, उन्होंने समझ लिया कि ये धोखेबाजी की बात कर। ये रेवड़ी बेचने वाले हाथ में झाड़ू लेके कभी राज्य को सक्षमता, सुरक्षता और समृद्धता नहीं दे सकते। और ये राज्य ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, क्योंकि हमने कभी भी लोभावनी और झूठी बातें नहीं। हमने गुजरात के राज्य के सामने सब स्पष्ट बातें रखी कि हम किसानों को अगर सम्मान निधि में हर साल में 6,000 रुपए दे दो तो कहां से लाएंगे। हम शौचालय देंगे तो शौचालय कहां से लाएंगे। हम जनधन का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो वो पैसा कहां से लाएंगे। हम 2 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए दे रहे हैं तो हम कहां से लाएंगे। हमने देश के सामने सभी बातें रखी। ये बजट 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ का है बजट। हमने देश की जनता के सामने 45 लाख करोड़ जब खर्चने की बात की तो 45 लाख करोड़ कहां से आएंगे वो बात भी की। यानी बजट ये पूर्ण रूप से पारदर्शक और लोकतांत्रिक रूप से तैयार किया हुआ बजट। मैं खास करके यहां कॉलेज के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जो आज यहां बैठे हुए हैं, वरुण जी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे, एमबीए के स्टूडेंट्स रहे, और यहाँ के बहुत सारे लोग महाविद्यालय और विद्यालय में पढ़े लिखे, लेकिन 2014 से पहले कभी ऐसी बैठक ही नहीं। 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जो पिछले 70 सालों से, मैं आपके सामने इसलिए बात रख रहा हूं कि आज 2023 और 2014 जब था, आप शायद सभी लोग बहुत छोटे थे। इस देश में विद्यार्थियों की क्या परिस्थिति थी, महिलाओं की क्या परिस्थिति थी, किसान किस मुसीबत में जी रहे थे, इस बात का अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं है। हम जब विद्यार्थी थे हमें मालूम है कि हमने कभी ऐसा सेशन ही नहीं सुने। हर बार ऊपर से कुछ रोक दिया जाता था और वही लागू हो जाता था, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं। इस बजट को तैयार करने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, इस देश में जितने भी प्रदेश है, इस सभी प्रदेश के इकोनॉमिस्ट, जो अर्थतंत्र के जानकार है, जो अर्थशास्त्री है, जो सीए है, जो एडवोकेट्स है, इन सभी से सुझाव लिया और सभी के सुझाव के ऊपर यह बजट तैयार हुआ। यह बजट अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा में जुड़ने का बजट है, युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने का बजट है, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने का बजट है, किसानों की आय दुगनी करने का बजट है, और जो हमारे खास करके उद्योग साहसिकता करवाना है, ये सभी के उद्योग दुगनी गति से आगे बढ़े और उनके विकास को गति मिले, ये सभी संभावनाएं इस बजट में पूर्ण रूप से दी गई। किंतु जैसे मैंने आप सभी को बताया कि बजट से पहले कभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस बजट में हम बजट शुरू करने से पहले भी चर्चा कर रहे हैं और बजट डिक्लेयर करने के बाद भी सभी प्रदेशों में, जिस तरह यहाँ वरुण जवेरी जी आए हैं, उसी तरह सभी प्रदेशों में कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई ना कोई राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी ने जाते हैं सभी लोगों से चर्चा विचार, यानी पूर्ण रूप से ये बजट लोकतांत्रिक बजट है। आप पूछ रहे हो? इस बार का जो बजट है उसको अमृतकाल बजट माना गया है। किस तरह का आम जनता और यहाँ की देश के विकास में ये ग्रुप बन पाएगा? जी धन्यवाद। देखिए, आज सिलवासा में हमें ये टाउन हॉल करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के वहाँ से जो एक बजट पेश हुआ था, उसकी हमने विस्तार में उसको चर्चा की। आज श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश टंडल जी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश की बजट कमेटी के सारे सदस्य और साथ ही साथ जो टाउन हॉल में हमारे साथ जो इंटेलेक्चुअल्स जुड़े, जो प्रोफेशनल्स जुड़े, जो युवाओं जुड़े, जो अलग अलग विद्यार्थी जुड़े, उनके साथ हमें एक अच्छा चर्चा करने का मौका मिला। इस बार का जो केंद्रीय सरकार का जो बजट है वो एक बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी बजट है। उसमें सारे अलग अलग सोसाइटी के जितने भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनको समावेश करके उनके लिए किस तरह से विकास की गति को बढ़ाया जाए और उनकी जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी, उसको किस तरह से सुधारा जाए, और साथ ही साथ जो हमारा देश भारत है उसको आगे आने वाले 10 से 15 साल में और किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, अलग अलग नए सेक्टर्स उसमें खोले जाए, और किस तरह से जो हमारा एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर का एक जो सपना है उसको किस तरह से साकार किया जाए। वो इस बार का केंद्रीय बजट उस बात पे एक बहुत ही बड़ा एक कदम है। अगर आप इस बजट को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड के लिए, जो अलग अलग छोटे व्यवसाय करते हैं उनके लिए, सभी के लिए इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हैं। और इसी चीज़ की आज हमने सिलवासा में काफ़ी विस्तार में चर्चा भी की है और हमने अलग अलग क्वेश्चंस भी लिए, जिसमें बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग पहलू थे बजट्स के, उसको हमें डिस्कस करने का एक मौका मिला। वरुण जी, मैं डिस्टर्ब करना चाहिए जी। आपका जो बजट है वो कितने भी पॉइंट आप बता दो लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो फिजिकल देखा जा रहा है पिछले कुछ महीनों में रेपो रेट 6.85% बढ़ा है। तो आप बोल रहे हैं जो मिडिल क्लास और सैलराइड पर्सन, जो व्यक्ति एक छोटी सी इंडस्ट्री के लिए लोन लिया है या फिर जो व्यक्ति एक छोटे से घर के लिए लोन लिया है, उसकी EMI 6.85% बढ़ चुकी है। तो आप अपनी इस बजट में आप बता रहे हो हम सबको मैनेज कर रहे हैं, तो आप मैनेज कहाँ कर रहे हो? देखिए, इकोनॉमी जो है, ठीक है, वो उसके 2 ड्राइवर्स होते हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी।
और इकोनॉमी के जो दो की पर्टिकुलर आउटकम्स है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं हम महंगाई। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को ढंग से मैनेज नहीं करते तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। जब आप कह रहे हैं कि आरबीआई जिसने 250 रेपो रेट बेस पॉइंट्स 250 बेस पॉइंट्स जो बढ़ाया है, उसका जो बेस पॉइंट बढ़ता है वो पॉइंट्स में बढ़ता है, तो उस हिसाब से जो इन्फ्लेशन की जो इस हिसाब से जो क्रेडिट है वो महंगा हो जाता है। क्रेडिट महंगा हो जाता है, इसका मतलब है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जब कम हो जाता है, जो 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 डिमांड और सप्लाई का वो है, उसके वजह से इन्फ्लेशन एक्चुअली कम होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो आप कोई भी मेजर इकोनॉमी से देख लीजिए, आप यूके से देख लीजिए, आप यूएस से देख लीजिए, आप कोई भी मेजर इकोनॉमी, आज यूके का जो इन्फ्लेशन है दैट इज अराउंड 10%, 9.8 टू बी प्रिसाइज। सिमिलरली यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखा जाए तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंट मेजर्स। अब जब ऐसे फिजिकल मेजर्स देखते हैं तो हम जो हमारी सरकार है वो एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स भी अनाउंस करती है। पीएम आवास योजना में 80,000 करोड़ का एडिशनल अलोकेशन हुआ, 2 लाख करोड़ का जो राशन है वो कंटिन्यू होगा। उसके साथ ही साथ हमने बहुत सारे, एक पर्सनल इनकम टैक्स में भी एक नया हमने एक रिबेट लिया है, जहाँ पे 7 लाख के कम जिसकी भी आय है उसमें हम एक पर्सनल इनकम टैक्स में रिबेट लेंगे। तो अलग अलग जो ये मेजर्स है, उसके साथ जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें भारत एक ऐसी जगह पे है जहां पे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इट इज द हाईएस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड इन ऑल द मेजर इकोनॉमीज एट अराउंड 7%। एट द सेम टाइम इट हैज सक्सेसफुली मैनेज इन्फ्लेशन। ये चीज को हमें उससे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा जो विश्व है वो एक महामारी से बाहर आ रहा है। उसके साथ ही साथ रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है। उसके साथ ही साथ यूएस में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक क्राइसिस है। उसके साथ यूरोप में भी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। लेकिन इन सब चीज़ों को मैनेज करके हम एक ऐसी जगह पे है जहां हमारा ग्रोथ रेट भी अच्छा चल रहा है, हमारे सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स भी अच्छे चल रहे हैं, और साथ ही साथ हम महंगाई को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और एक और छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, एक और यार्डस्टिक जो होती है इकोनॉमी की, वो होती है फिस्कल डेफिसिट। जब हम कोविड से निकल रहे थे, हमारा फिस्कल डेफिसिट था 9.8%। हमने तब निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि हमारा जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का दैट इज अराउंड 4.5 to 4.6% इन द नेक्स्ट 5 to 6 years by 2025. Today I am very happy to announce that we have reduced that fiscal deficit from 9.8 to around 6.4%. So आप देख सकते हैं that we are moving in that particular journey. So you are getting the fiscal deficit right, you are getting the inflation standards right, at the same time you are also recording a global highest growth in all the major economics. So I think I must commend, and I think all of us must commend the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the entire team under our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, who has made this particular thing possible for this country. मैं क्वेश्चन और बताइए आपसे कि दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक सर्वे करवाते हैं, जिसको सरकारें भी करवाती है और निजी स्तर पर भी होते हैं, जिसको कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कहा जाता है। आफ्टर बजट सीपीआई और बढ़ा है लोगों के अनुसार, या हम खुद उसको फील करते हैं कि सीपीआई बढ़ रहा है। तो बजट आप बोल रहे हो कि मैनेज करेगा इन्फ्लेशन को, तो किस लेवल तक मैनेज करेगा अभी तक तो समझ में नहीं आया। ऊपर से सीपीआई बढ़ रहा है, तो इस बजट कहाँ तक लोगों, खासकर हमारा देश का जो इकोनॉमिक अर्थतंत्र है वो मिडिल क्लास पर निर्भर करता है और उद्योगों पर निर्भर करता है। देखिए जो सीपीआई है ना, सीपीआई बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट मिडिल क्लास पे पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि पैसे बाजार में बढ़ेंगे, जब सीपीआई बढ़ेगा लोग इनकम अपना खर्च कम कर देंगे, और खर्च कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो पैसे मूव बाउंड बंद हो जाएंगे। तो आपका बजट तो नहीं, खर्च अगर कम हो जाएगा सर, जब खर्च कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं है। सीपीआई जो होता है वो हर महीने हुआ जाता है, और जो सीपीआई है वो एसेंशियल कमोडिटीज का एक इंडेक्स रहता है, वो बढ़ रहा ठीक है, कम तो नहीं हुआ है। जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो हर साल एक इन्फ्लेशन भी होना एक हेल्दी है। या तो इन्फ्लेशन हो सकता है या तो रिसेशन हो सकता है। मैं ये बता रहा हूँ दूसरे देशों में महंगाई चिल्ला के आ रही है, आपके देश में धीरे धीरे आ रही है। आप नहीं, आप सर आप ये समझिए कि जो सर ये बजट में रोजगार के लिए युवाओं के लिए क्या है, जो नौकरी पेशा करके इंतजार कर रहे हैं? ये बजट में युवाओं के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले
यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, जो ब्रिज स्किल डेवलपमेंट है, अभी क्या हो रहा था बहुत सालों पहले, ठीक है, जो स्किल डेवलपमेंट की तो मंत्रालय ही नहीं थी। कॉलेज से लोग जो पास आउट करके थे वो लोग जॉब करते, स्किल डेवलपमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। 2014 में सबसे पहले स्किल मिनिस्ट्री एक बनी और उसके लिए हमने एक पीएम कौशल विकास योजना शुरू की और इस बजट में PMKVY 4.0 अनाउंस हुआ है, जो उनको ब्रिज स्किल्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो स्किल्स चाहती है, ठीक है, उसके लिए सरकार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगी। दूसरी जो चीज अनाउंस हुई है वो है नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। उसके अंतर्गत सरकार युवाओं को स्टाइपेंड भी देगी जब वो लोग अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। करीबन 47 लाख यंग पीपल विल बी गिवन स्टाइपेंड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तीसरी जो स्कीम है वो है PM विकास। तो जो अलग अलग हमारे यंग जो कारीगर है, जो यंग क्राफ्टमैन है, उनको इस स्कीम से बताया जाएगा किस तरह से अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको कहाँ बेचना है, उसको कौन से चैनल्स में बेचना है। तो ये जो PM विकास है वो भी हुआ जाएगा। चौथी जो चीज़ है कि पहली बार हमने स्पोर्ट्स के जगत में, जो युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, उसके लिए हमने 1000 करोड़ का अलोकेशन किया है खेलो इंडिया में। तो इससे भी युवाओं को प्रमोशन होगा। लेकिन आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 10 लाख करोड़ का किया गया, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब PM आवास के जिसमें 80,000 करोड़ एडिशनल एक फंडिंग दी गई है, जब घर बनाने होंगे तो उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी आएगी। साथ ही साथ हम भारत जो है वो पूरे विश्व में एक 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया विद हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। अब हमारे पास करीबन 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, जिसमें 108 यूनिकॉर्न है। तो ये जो एक पूरा सेक्टर है उसमें भी बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अब देखा जाए कि स्टार्टअप से लेके स्किल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक सारे जितने भी अलग अलग एवेन्यूज खुल रहे हैं, उसमें आप देखे जाएंगे कि एक लॉन्ग टर्म विजन है गवर्नमेंट का, एक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर विजन है। और ये जो अपॉर्चुनिटीज है उसके वजह से युवा कॉन्स्टेंटली इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ जुड़ते रहेंगे। वो तो सर आपने बोला, हाँ, बजट के अंदर में युवाओं को काफ़ी जोर दिया गया है जी, तो बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आप यहाँ के इंचार्ज हैं, सब यहाँ पे युवाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए हर क्षेत्र के अंदर में, सोशल मीडिया जैसे आपने जो दी है, बाकी जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, जो यहाँ के मंडल है, इतनी कोई सक्रियता दिखी नहीं है। देखिए सर, ये वाला जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो बजट पे है। मैं संगठन और संगठनात्मक जो सशक्तिकरण है उसके लिए हम बाद में चर्चा है। अब आए हैं यहाँ तो थोड़ा सा लोकल डिस्कशन हो जाए। देखिए, मैं अगर संगठन के उसी हिसाब से बोल रहा हूँ तो बहुत ही सिंपल है। हम बहुत अच्छा यहाँ पे काम हुआ है, बूथ लेवल पे भी कमिटीज बनी है, युवा मोर्चा भी बहुत तीव्र गति से काम कर रहा है, प्रदेश की भी जो मेन बॉडी है वो भी हर जगह पे काम कर रही है। और उसका एक उदाहरण है कि दीव में जो अभी हमारे लोकल चुनाव हुए थे उसमें 13 सीटों में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और ये एक दिस इज अ क्लियर ट्रिब्यूट एंड टेस्टिमनी टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग। सो भले वो युवा मोर्चा है, कोई भी मोर्चा है जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत एक इफेक्टिवली काम कर रहा है। और हमारे जो कार्यकर्ता है वो जमीन पे जाके संपर्क करते हैं और एक संबंध बनाते हैं हमारे जितने भी आम नागरिक है उनके साथ। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी ये संगठन का काम चलता रहेगा। सर, बजट पे चर्चा जो शहर में है ये गांव तक लेके जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? बिल्कुल। आज जो ये हमारा एक टाउन हॉल हुआ है, पूरे भारत में अलग अलग जगह पे करीबन 50 से 60 अलग अलग जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पे नेशनल लेवल से कहीं पे सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्रीज से सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं, अलग अलग पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स आए हैं, ऑफिस बेरर्स आए हैं। और साथ ही साथ ये जो कार्यक्रम है वो हम जिलों में भी कर रहे हैं और जिलों में जाके हम ये भी कह रहे हैं कि मंडल पे भी ये काम करिए। तो ये जो पहली बार ऐसा बजट है, तो और आप बजट में भी देखे होंगे कि बजट में वित्त मंत्री पहले एक रिपोर्ट देती है कि हमने क्या क्या अचीव किया है। तो ये जो रिपोर्ट है वो हम बजट को भी आगे लेके जा रहे हैं और हमारे काम को भी आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो हम पार्टी, राजनीति और चुनाव, हम एक ही मकसद और एक ही एजेंडा से लड़ते हैं और वो है हमने क्या विकास आपके लिए किया। और इसी को हम आगे ले जाते हैं। तो हर गांव जितने भी पॉसिबल है हम वहां तक ले जाएंगे बजट को और इसको हम सारे जितनी भी हमारे नागरिक हैं उनको बताएंगे कि इस बार सरकार ने बजट में क्या क्या अलग अलग घोषणाएं की है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आर्थिक महासत्ता बनने जा रही है और इस समय में
जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जिन्होंने ये बजट पेश किया, तो ऐसे मौके पर हम सब भाग्यशाली है कि इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए खास करके हमारे बीच वरुण झवेरी जी आए हैं। वैसे तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं साथियों जब इतने बड़े विषय के ऊपर आज हमें मार्गदर्शन देंगे तो मैं वरुण झवेरी के बारे में आपको बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि वरुण झवेरी जी नीति अनुसंधान और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय प्रभारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी है। इससे पहले वह एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त आयुष्मान भारत में विशेष कार्य अधिकारी थे। उन्होंने आयुष्मान भारत में भारत के स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप कार्यक्रम का भी नेतृत्व किया है। इससे पहले उन्होंने नीति आयोग में काम किया, जो कर्नाटक सरकार और संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार थे। वर्तमान में वह विकास और वित्त पोषण पर निगमों और स्टार्टअप को सलाह देते हैं। शिक्षा के द्वारा वह IIM अहमदाबाद से MBA स्नातक भी है, एक इंजीनियर है और शिकागो विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया है। वह वर्तमान में दादरा नगर दमन दीव के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में राष्ट्रीय प्रभारी और बजट आउटरीच कार्यक्रम के लिए भाजपा केंद्रीय टीम में सदस्य भी है। खास करके मेरे स्टूडेंट को बताऊंगा कि डियर स्टूडेंट्स, फॉर ट्रेमेंडस हिज वर्क वरुण वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द UN SDG goalkeepers by the Bill and Melinda Gates Foundation. Earlier in the 2018, he was recognized and invited by the Unleashed Network as an Unleashed Change Maker Fellow in 2017. He was a part of the Indian government youth delegation to Russia, wherein he led the discuss on digital transformation. He was also one of the young change maker exclusively invited by President Obama to attend the Obama Foundation Town Hall in India, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसे इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटी के लिए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष श्री दिपेश टंडन जी, प्रदेश की जो बजट कमेटी स्थापित हुई है उसके कन्वीनर महेश जी, को कन्वीनर हितेश जी, धर्मेश जी, पार्टी के संगठन मंत्री विवेक जी, प्रदेश के सारे पदाधिकारी, मोर्चा के सारे पदाधिकारी, सारे यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल्स आए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो अलग अलग जगहों पे जॉब्स करते हैं, व्यापारीगण, मेरे साथी युवा, खुद में एक युवा हूँ तो एक युवा के साथ एक गहरा लगाव है। सारे मेरे विद्यार्थी बंधु, बहुत अच्छा लगता है जब मैं विद्यार्थी को देखता हूँ हमारे अलग अलग कार्यक्रम में। आप सभी को सबसे पहले मेरा शत नमस्कार। मैं दादरा नगर हवेली आना बहुत पसंद करता हूँ। ये करीबन मैं चौथी या पांचवी बार आया हूँ। मैं प्रभारी भी हूँ युवा मोर्चा का। मैं आता हूँ, लेकिन जब प्रभारी एक अपने प्रभार क्षेत्र में आता है तो संगठन का हम जनरली काम करते हैं, तो इस तरह का जो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हम करते नहीं है। बजट पे जो चर्चा, जो दीपेश जी ने बोला कि ऐसे जो कार्यक्रम है वो पार्टी में भी 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि भारत में भी पहली बार ऐसा हो रहे हैं। पहले जब बजट अनाउंस होता था तो वित्त मंत्री आते थे, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स बोल देते थे, कोई अकाउंटेबिलिटी वगैरह ज़्यादा रहती नहीं थी कि पहले क्या हुआ, जो पैसा बोला गया था पेपर पे आया, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका क्या परिणाम आया। लेकिन अब जाके 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में बजट अनाउंस भी होता है, देश आगे भी बढ़ता है और पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता, भले वो केंद्रीय मंत्री हो, अलग अलग पदाधिकारी हो, अलग अलग स्तर पे काम करते हुए कार्यकर्ता है, वो जनता के पास जाके बोलते हैं कि ये हमने हमारे टारगेट्स है, ये हमने टारगेट सेट किए हैं, हम ये करने वाले हैं एक साल में। पहले तो टारगेट ही नहीं पता था तो रिजल्ट ही नहीं पता चलते थे। पहले यही नहीं पता था कि सिलेबस में क्या है तो एग्जाम ही नहीं होते थे। अब तो सरकार ये भी बोलती है कि ये सिलेबस है एक साल का और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। तो एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई है। बजट पे मैं आपने काफी कुछ
न्यूज में भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी काफी कुछ आया होगा, बहुत सारे अलग अलग बिंदु आते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी श्री निर्मला सीतारमण जी ने भी करीबन 2 घंटों के लिए जो अपनी बात बताई थी बजट पे, बजट स्पीच, उसमें भी बहुत अलग अलग बिंदुओं को कवर किया था। मैं थोड़े बिंदुओं पे फोकस करूंगा, थोड़ी चीजें आपको ऑलरेडी हो सकता है पता हो, थोड़ी चीजों में हम थोड़े विस्तार में जाएंगे। और जैसे यहाँ पे एंकर भी बता रहे थे कि बजट जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि थोड़े ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वो जो टर्म्स है वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल होते हैं, उसको भी हम थोड़ा समझेंगे विस्तार में। यहां से जाने से पहले, बजट में अंदर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बजट कौन से समय पे आया है। और कोई भी बजट को आप कभी भी समझते हैं तो जो विश्व की अलग अलग परिस्थितियां हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो या ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उस पे थोड़े जो बिंदु है जो आप सबको शायद आपको पता होंगे, लेकिन मैं एक बार वापस उस पे एम्फेसिस करूंगा। पहला है कि ये जो पूरा विश्व है वो एक बहुत ही बड़ी भयानक महामारी से उभर रहा है, जो कोविड पैंडेमिक थी। एक सदी में ऐसी एक बार आती है, पहले भी आई हुई है, स्पेनिश फ्लू आया हुआ है, भारत में आया था, ब्यूबोनिक प्लेग आया हुआ है, और इस बार कोविड पैंडेमिक आया था। तो पूरा जो विश्व है वो कोविड पैंडेमिक के एक जो कहते हैं महामारी, उससे निकल रहा है। दूसरा जो है वो आपने सुना होगा कि रशिया और यूक्रेन की एक वॉर चल रही है, एक एक्चुअल जिसको कहते हैं कि एक मिलिटेंट वॉर दोनों देशों में छिड़ी हुई है। तीसरी बात है कि रशिया और यूक्रेन और ये कोविड पैंडेमिक की वजह से अगर आप यूरोप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा यूरोपियन क्राइसिस चल रहा है। और यूरोपियन क्राइसिस ऐसा भी चल रहा है कि रशिया और यूक्रेन की वजह से उनको गैस, जो नेचुरल गैस होती है, उनके जो हीटिंग स्पेशली जहां पे, क्योंकि यूरोप बहुत ठंडा हो जाता है विंटर्स में, तो वो जो नेचुरल गैस भी चाहिए होती है उसके लिए भी क्राइसिस है। और साथ ही साथ अगर आप बाकी हमारे ईस्ट में देखें तो जापान वगैरह में देखें तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि उनकी जो करेंसी है, जैसे हमारा एक रुपया होता है तो वहां पे एक जापानीज यान होता है, तो वहां पे भी बहुत बड़ी इसे एक आर्थिक क्राइसिस चल रही है। उसके साथ ही साथ अगर आप अमेरिका देखें तो आप देख सकते हैं कि जो उनका पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आप फेसबुक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है, वहां पे भी आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन ऐसा बोला जाता है 10,000 लोग को निकाल दिया, 12,000 लोग को निकाल दिया। तो अगर आप पूरा विश्व देखें तो एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे चल रहा है। उस समय पे आप सारे जितने भी बड़े मेजर इकोनॉमीज देखें तो 2014 के पहले अगर आप यही सेम चीज को अगर देखें तो भारत भी एक ऐसे ही संकट में था। हमें वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लोग एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसमें उन्होंने भारत को बोला था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, द इंडियन इकोनॉमी, उसको हम फ्रजाइल 5 में मानते हैं। हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने बहुत अच्छी भी बात रखी थी कि भारत को फ्रजाइल 5 में कंसीडर किया था। इसका मतलब यह है कि ये जो अर्थव्यवस्था है वो आगे जाके टूटने वाली है, इस पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ये करीबन 2012-13 की बात है। जो इन्फ्लेशन था, जिसको महंगाई कहते हैं, वो 2 डिजिट में थी, 10%, 13% तक बढ़ गई थी। इसका मतलब कि हर साल आपका जो दूध अगर 100 रुपए का है तो दूसरे साल वो 113 रुपए का हो जाएगा। वो डबल डिजिट में ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई बढ़ रही थी 2013 में। आज अगर देखें, महामारी, रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस के अंदर टेक्नोलॉजी क्राइसिस, यूरोपियन क्राइसिस, ईस्ट एशिया भी एक अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब के बावजूद इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन ऑल द वर्ल्ड इकोनॉमीज। अगर आप कोई भी मेजर इकोनॉमीज देखते हैं, उस पे भारत का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, दैट इज द फास्टेस्ट। ये सब के बावजूद, और ये आप समझिए कि हम एक छोटा देश नहीं है, हम एक छोटा आयरलैंड, न्यूजीलैंड, बहुत लोग कंपेयर करें, अरे न्यूजीलैंड को देखिए कुछ नहीं हुआ, न्यूजीलैंड इम्यून था। न्यूजीलैंड का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो मैं जहां से आता हूं अहमदाबाद, उससे भी कम है, ठीक है।
और हमारा जो पूरे जनसंख्या है, ठीक है, 140 करोड़ लोग की जनसंख्या, ठीक है, उन सबको सपोर्ट करके भी आज हम विश्व में हर साल 7% के बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो 7% है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। कोई भी अगर आप मेजर इकोनॉमीज को देखें तो ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके साथ ही साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि अगर आप बहुत सारी इकोनॉमीज देखें, जब कोविड पैंडेमिक हुआ तो उसके वजह से क्या होता है कि एक, हम इसको इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं एक सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक क्या होता है कि देखिए कोविड पैंडेमिक में जो लोगों की जो डिमांड होती है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही रहती है। आप पहले भी आपको दूध चाहिए था, आप सब्जी चाहिए थी, तो वो तो कोविड पैंडेमिक के बाद भी रहेगा। लेकिन जो सप्लाई रहता है, ठीक है, जो किसान खेती करते हैं, ठीक है, जो कोल्ड स्टोरेज होता है, जो ट्रक्स वगैरह जारी होती है, वो लॉकडाउन हुआ, हर जगह हुआ, उसके वजह से सप्लाई जो है वो खराब हो जाती है। सबका साथ सबका विकास सरकारनी ફિલસૂફી ખેડૂત, મહિલા, યુવાઓ, ઓબીસી, અનુસૂચિત જનજાતિ, દિવ્યાંગન અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને આવરી લેતા સર્વ સમાવેશક વિકાસ સુવિધાઓ પૂરી પાડશે। चीज़ों पर कितने तरीके का बजट यहाँ पर रखा गया है? देखिए, आज हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव में सिलवास कला केंद्र स्थित पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे दादरा नगर हवेली के प्रभारी और इस खास करके बजट की चर्चा जो प्रोग्राम था उसके तहत वरुण झवेरी जी खास हमारे यहाँ पे पधारे और आज उन्होंने बजट पे चर्चा, जो अमृतकाल हमारा जो बजट है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज हमारा भारत देश जब पूरे विश्व में जब आर्थिक महासत्ता बनने जा रही है, ऐसे वक्त पे जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, वो उस बजट को लेकर के हमारे माननीय जो वरुण झवेरी जी है जो हमारे प्रदेश में आए और उन्होंने हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी और बहुत सरल भाषा में उन्होंने हमको समझाया। इस कार्यक्रम के दरमियान प्रदेश के सभी पदाधिकारी और खासकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंट और जो हमारे कॉमर्स कॉलेज के स्टूडेंट, सभी लोग आज यहाँ पे हाजिर रहे और जो जिस तरह से उन्होंने बताया उसकी कुछ बिंदु जो बताए, जो हमें आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि खास करके जो ये हमारा बजट है, समावेशी बजट बताएंगे उसको हम, तो इसमें 7 लाख तक का जो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो सभी लोगों को मालूम है। इसके अलावा कुछ बिंदु ऐसे है जैसे 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत एडिशनल बजट मिलेगा जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और 1000 करोड़ खेलो इंडिया के तहत मिलेगा। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा फ्री गुड्स ग्रेन, यानी कि जो अभी हम फ्री में सरकार की तरफ से जो हमें अनाज मिल रहा है उसके तहत बहुत बड़ा बजट दिया गया है। इसके अलावा 6000 करोड़ पीएम मत्स्य संपदा योजना करके है, जिसके तहत जो फिशर्स जो है, जो लोग मत्स्य जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर रहेगा खास करके। और इसके अलावा 10 लाख करोड़ जो रुपीज़ है, उतना बड़ा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है। अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर सिकल सेल्स के बहुत सारे इश्यूज़ यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे मौके पर कि सिकल सेल्स को एक मुहिम के तहत, जैसे भारत देश के अंदर पोलियो फ्री करने का जो विज़न है, वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक विज़न रहा है। और ये जो स्कीम है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश के अंदर भी सिकल सेल्स के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक बजट रखा गया है। इसके अलावा 748 एकलव्य नए स्कूल बनेंगे, ऑलरेडी हमारे यहाँ तो बन रही है, और 2500 करोड़ जो हमारे यहाँ पे यानी दादरा नगर हवेली की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए का बजट में हम लोगों को भी जो निधि है वो भी मिलेगी हम लोगों को। और एक नई स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की, यानी कि जो भी स्टूडेंट जब तक उनको जॉब नहीं मिले, उनके पास कोई स्किल है तो उनको ट्रेनिंग सेशन में जाना है, तो उनको स्किल डेवलपमेंट में स्टार्टअप इंडिया के तहत उनको PGTM करके स्कीम है, जिसके अंदर उनको कुछ स्टाइपेंड के रूप में कुछ अमाउंट मिलेगा, जो एक स्टूडेंट को बहुत ही मतलब लाभकारी रहेगा। इसके अलावा श्री अन्न जो मिलेट्स जो हमारी योजना है, तो आज जो हमारा G20 का जो हम प्रतिनिधित्व पूरा हिंदुस्तान जो कर रहा है पूरे विश्व में,
तो इस प्रकार के जो ग्रेन है उसको बढ़ावा करने के लिए भी वहाँ भी इस प्रकार का व्यंजन दिए जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये बजट को हम समावेशी बजट बताएंगे। प्रदेश के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष निशा भंवर जी और हमारे इस कार्यक्रम के जो लीडर है संयोजक महेश अगरिया जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष है, साथ में फाल्गुनी बहन जो हमारे दमन से है और वो प्रदेश सचिव है और इनके ऊपर खास एक जिम्मेदारी मन की बात कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी का और हमारे पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रहता है, उनके संयोजक भी है। तो इस प्रकार से आज हमारा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। सभी लोग आए और सभी लोगों को जो आने वाले जो लोग आए उन्होंने जो उनके मन में कोई क्वेरीज थी उनका भी बहुत अच्छी तरह वरुण झवेरी जी ने उनको मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे कार्यक्रम मुझे लगता है कि जो आज की हमारी जो सरकार है, जो दीर्घदृष्टि की सरकार है, वही कर सकती है। पिछले कई सालों में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। पहले बजट पेश होता था, फिर वो टीवी में आता था, फिर प्रिंट मीडिया में आता था, वो बंद हो जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इस टाइप का बजट आने से पहले और बजट आने के बाद जो चर्चाएं हो रही है आम जनता तक जो ये बात जा रही है बजट की, बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद।